नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। हिस्ट्री शीटर में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जिसकी दोस्ती किताबों से इतनी गहरी थी कि पूरा परिवार उसकी सफलता में अपनी कामयाबी ढूंढता था। लेकिन किताबों से मोहब्बत करने वाले होनहार छात्र की जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। जिन हाथों में किताबें होती थी उन हाथों में अचानक वक्त और किस्मत ने हथियार थमा दिए और फिर वो हुआ जिसका किसी को सपने में भी अंदाजा नहीं था। कहते हैं वक्त और हालात जब बदलते हैं तो जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ गैंगस्टर राजेश भारती के साथ। वक्त ने उसके हाथों में किताबें छीनकर हथियार थाम दिए और फिर मासूम कमजोर से दिखने वाले राजेश भारती ने गैंगस्टर बनकर दहशत का वो रूप दिखाया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर राजेश की जिंदगी में वक्त ने ऐसी उथल पुथल मचाई कि जेल से बाहर निकलने के बाद उसने जुर्म का रास्ता पूरी शिद्दत से पकड़ लिया। उसके बाद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में खुलकर वारदातों को अंजाम दिया। एक वक्त के बाद गैंगस्टर राजेश भारती और राजेश कंडेला को जुर्म की दुनिया इतनी भा गई कि वो फिर उसे कभी छोड़ नहीं पाया। यहीं से उसके जुर्म के सफर की शुरुआत हुई। हवा के झोंके से कांपने वाले राजेश भारती और राजेश कंडेला की काया ऐसी थी कि अगर कोई पहलवान गलती से भी थप्पड़ रसीद कर दे तो मिट्टी में मिलते देर न लगे। दुबला, पतला और कमजोर सा दिखने वाला गैंगस्टर राजेश भारती ने हाथ में हथियार पकड़कर खौफ की ऐसी तस्वीर दिखाई कि देखते देखते वो टॉप 10 गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल हो गया था। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन गैंगस्टर राजेश कंडेला किसी के हाथ नहीं आता था। राजेश भारती उर्फ राजेश कंडेला, एक ऐसा नाम जिसने दुबला पतला शरीर होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में एक बड़ी कहानी लिख दी। दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस के लिए सरदर्द बना ये गैंगस्टर कभी एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन हालात और फैसलों ने इसे जुर्म की दुनिया का एक बड़ा चेहरा बना दिया। आज हिस्ट्री शीटर में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक होनहार लड़का टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गया। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर राजेश भारती पर करीब 11 साल की उम्र में पिता की हत्या करने का आरोप लगा था। दरअसल करीब 25 साल पहले घरेलू कलह की वजह से राजेश भारती के पिता की भी हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप राजेश और उसकी मां पर लगा था। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि राजेश भारती ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। तीन भाई बहनों में सबसे छोटे राजेश भारती के लिए यह घटना टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहीं से राजेश भारती के लिए जुर्म की दुनिया में जाने का रास्ता खुल गया था। राजेश कंडेला जिंद, हरियाणा का रहने वाला था और एक साधारण किसान परिवार के अंदर पैदा हुआ था, परंतु शुरू से ही बहुत शरारती, नोटी, झगड़ालू किस्म का था और 15 साल की उम्र में ही इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद में जो मानसिकता बदली है, उसके बाद बिल्कुल छोटी उम्र से एक अपराधी प्रवृत्ति का बन गया। छोटी छोटी चोरियां करना, गांव में झगड़ा करना, मारपीट करना और बिना बात मारपीट करना, और धीरे धीरे उसका जो प्रभाव था पूरे जींद से निकलकर हरियाणा में हुआ। हरियाणा के बाद फिर धीरे धीरे उसने दिल्ली का रुख किया, राजस्थान का रुख किया। उसके खिलाफ लगभग 48 मुकदमे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के अंदर दर्ज हुए।
और बहुत बड़े एक क्रांति गैंग के नाम से उसने अपना गैंग बना लिया। उस गैंग में उस समय के जो नवयुवक लड़के थे उन्होंने उसको भर्ती किया। संजीव विद्रोह नाम का एक लड़का था जो उसका एक कुलीग था, उसको भी उसने अपने गैंग में शामिल कर लिया। हाथ में हथियार थामकर राजेश कंडेला उर्फ राजेश भारती ने गलियों और चौक चौराहों पर ऐसा आतंक मचाया कि हर ओर उसके दहशत की गूंज सुनाई देने लगी थी। राजधानी दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों के थानों में उसके जुर्म का रजिस्टर तैयार हो गया था। हर दिन उगते सूरज के साथ एक नए पन्ने पर नए जुर्म की एंट्री हो जाती थी। ऐसे में राजेश भारती के जुर्म की लिस्ट काफी लंबी हो गई थी। बचपन में पिता की हत्या का आरोप, फिर जेल की सलाखें और फिर जुर्म की दुनिया में एंट्री। राजेश भारती की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। जेल से बाहर आने के बाद राजेश भारती ने हथियारों को ही अपना साथी बना लिया और धीरे धीरे क्रांति गैंग बनाकर एनसीआर में जुर्म का अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक और जहां पुलिस की फाइलों में राजेश भारती का नाम जुड़ता गया, तो वहीं दूसरी ओर खौफ की ये कहानी और भी ज्यादा स्याह हो गई। पिता की हत्या के आरोप में जेल जाने के बाद राजेश भारती की जिंदगी एकदम बदल गई। मासूम सा दिखने वाला और हमेशा शांत रहने वाला राजेश कंडेला जेल से बाहर निकलकर उन रास्तों को चुनता है जो जुर्म की ओर जाते थे। सूत्रों की माने तो जुर्म की दुनिया का रास्ता पकड़ने से पहले राजेश भारती एक होनहार छात्र था, एक ऐसा छात्र जिसके लिए पढ़ाई ही सब कुछ थी। वह स्कूल में मन लगाकर पढ़ता था। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी कहते थे एक दिन नाम रोशन करेगा। दरअसल स्कूल में उसकी गिनती होशियार बच्चों में होती थी। ऐसे में परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं, खासकर उसकी मां और भाई बहनों को। 10वीं की परीक्षा देने भी वो पुलिस कस्टडी में आया था। उसके पिता चाहते थे वो पढ़ लिख कर अच्छे स्कूलिंग कर कर और तरक्की करे, गांव का नाम रोशन करे, जिंद का नाम रोशन करे। परंतु वो अपने पिता से चिढ़ता था क्योंकि जब भी वो पैसा मांगता था या और किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता था वो उसको मना कर देते थे। यही एक छोटी सी वजह थी जिसकी वजह से उसने एक दिन गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि किताबों से प्यार करने वाला लड़का अचानक हथियारों से प्यार करने लगेगा। जेल जाने के बाद किताबों का साथ छोड़कर राजेश भारती ने हथियारों को अपना अच्छा दोस्त बना लिया। इसके बाद राजेश भारती ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानकारी के मुताबिक जब राजेश भारती जेल में बंद था उस समय पारिवारिक कलह के चलते उसके चाचा ने उसकी मां की हत्या कर दी थी। मां की हत्या के बाद राजेश भारती अकेला पड़ गया। ऐसे में उसने अपना गांव छोड़ने का फैसला किया और अपने भाई बहन के साथ गुरुग्राम में रहने चला गया। देखिए, ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब उसके चाचा ने उसकी मदर यानी अपनी भाभी की हत्या की तो वो उस आघात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने तय किया कि ना केवल अपने चाचा से बदला लूंगा बल्कि और इस तरह से जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सब का मैं सरंजाम दूंगा। और वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आ गया क्योंकि गुड़गांव उस टाइम विकसित होने की अवस्था में था और तमाम बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़े बड़े रईस लोग गुड़गांव में आकर बस रहे थे। तो उसको लगा कि मैं यहाँ से अपना धंधा, बिजनेस, कारोबार अच्छी तरह से चला सकता हूँ, ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता हूँ। तो इसी क्रम के अंदर गुड़गांव में आकर उसने शरण ली, अपने भाई बहन परिवार के साथ आकर वहाँ पर रहने लगा। इसके बाद राजेश भारती ने मुजरिमों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। इसी दौरान वो उन लोगों से भी मिला जिनसे उसकी मुलाकात जेल में हुई थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती का दायरा बढ़ता चला गया। जब कई बड़े मुजरिम उसके साथ जुड़ गए तो उसने गैंग बनाने का फैसला किया। कुछ मुजरिमों के साथ मिलकर राजेश भारती ने क्रांति के नाम से गैंग बनाई। इसके बाद राजेश कंडेला और राजेश भारती क्रांति गैंग के सरगना के नाम से जाना जाने लगा। जानकारी के मुताबिक गैंग की घोषणा करने से पहले राजेश भारती ने कई अपराध किए थे। पुलिस की माने तो कई घटनाओं में गैंगस्टर राजेश भारती का नाम आया था। वो चाहता था कि मैं
एक ऐसा नाम पैदा करूं जिस तरह से दाऊद के लोग गैंग को याद करते हैं या और बड़े गैंगस्टर्स को याद किए जाते हैं, इसलिए उसने गैंग का नाम ही क्रांति गैंग के नाम से कर दिया। और चूंकि क्रांति एक ऐसा एक शब्द माना जाता है कि वो तमाम बदलाव की एक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के अंदर वो दिखावा बहुत ज़्यादा करता था, वीडियो बनाना, रील बनाना। उस समय चूंकि इतना सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी लोगों को जब वो धमकी देता था तो कहता था कि मेरा नाम यदि आपको पता करना है तो गूगल करके मालूम कीजिए, मैं क्रांति गैंग का हेड बोल रहा हूँ, सरगना बोल रहा हूँ। यदि किसी बुकी ने उससे बोल दिया कि तुम कौन बोल रहे हो, मैं आपको नहीं जानता, कहना मेरा जानकारी लेनी है तो आप गूगल पर पूछिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या नाम है मेरा और मैं क्या काम करता हूँ। यदि पैसों का इंतजाम नहीं किया या मेरे कहे के हिसाब से आपने पैसे नहीं पहुँचाए तो आपको आधा घंटा 20 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, आपका मर्डर होना तय है। आप पुलिस को बताइए, आप किसी को बताइए, मेरे जो राइवल गैंग्स है उनको बता दीजिए, परंतु मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद गैंगस्टर राजेश भारती का दबदबा दिल्ली और एनसीआर समेत कई राज्यों में था। उसने कई गैंगस्टरों को पछाड़कर जुर्म की दुनिया में अपना नाम बनाया था, ऐसा नाम जिसे सुनकर ही लोग खौफजदा हो जाते थे। जुर्म करना गैंगस्टर राजेश भारती के लिए शौक बन गया था। वो अपनी गैंग के साथ मिलकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा था। लोगों के बीच उसके नाम की दहशत ऐसी थी कि गैंगस्टर राजेश भारती का नाम सुनकर ही लोग कांपने लगे थे। वो खुलेआम धमकी देता था कि मैं राजेश कंडेला भारतीय गैंग का प्रधान हूं और मेरे से पूरी दिल्ली और पूरे हरियाणा राजस्थान के लोग थर-थर कांपते हैं। और खुलकर कहता था कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आप रिकॉर्डिंग कर लो, मैं आपकी रिकॉर्डिंग से नहीं डरता, मैं पुलिस से नहीं डरता। क्योंकि पुलिस की कस्टडी से कई बार वो भागा और पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब रही। इसी क्रम के अंदर उसका पुलिस से भी कई बार आमना सामना हुआ और वो पुलिस को हमेशा चकमा देने में कामयाब रहा। वक्त के साथ गैंगस्टर राजेश भारती ने जुर्म की दुनिया में अपने पैर बहुत ही मजबूती से गढ़ लिए। कहा जाता है कि एक वक्त के बाद दिल्ली एनसीआर में राजेश भारती का ही दबदबा था। राजेश भारती के करीबी बताते कि एनसीआर में गैंगस्टर बनने के बाद भी राजेश ने कभी अपने गांव में किसी तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया। इसके चलते ग्रामीणों की नजर में राजेश की काफी अच्छी छवि बनी हुई थी। हालांकि गांव छोड़ने के बाद राजेश भारती ने फिर कभी जिंद में कदम नहीं रखा था। राजेश भारती सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि शातिर दिमाग भी था। पुलिस से बचने के लिए वो खुद को जिला परिषद का चेयरमैन बताता था। गाड़ियों पर फर्जी स्टिकर, साथ में बॉडीगार्ड, और यही वजह थी वो इसी की आड़ में चेकपोस्ट तक पार कर जाता था। कई बार उसका पुलिस से आमना सामना भी हुआ, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। यही कारण था कि पुलिस के लिए राजेश भारती की गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद राजेश भारती ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल भरपूर किया। जो नॉलेज उसने किताबों से ली, उसे राजेश भारती ने जुर्म की दुनिया में हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच से पता चला कि पुलिस से बचने के लिए राजेश भारती हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान के अलग अलग पुलिस चेक पोस्ट पर खुद को जिला परिषद का चेयरमैन बताता था। इसके साथ ही वो 2 बॉडीगार्ड भी लेकर चलता था। ऐसे में चेक पोस्ट पर अच्छे अच्छे चकमा खा जाते थे। इसका जो कार्यक्षेत्र था इसने हरियाणा से शिफ्ट कर लिया था दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो नंबर 2 का पैसा है बहुत सर्कुलेशन में था उस समय, प्रॉपर्टीज के अंदर, क्रिकेट के अंदर और तमाम दूसरे बड़े बिजनेस के अंदर। तो उसको पता था कि इनसे पैसा ऐंठना उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। करोड़ों रुपए की जो उसकी फिरौती है, पुलिस को क्या कह के वो रिपोर्ट करेंगे। इन चीज़ों का, तमाम चीज़ों का फायदा उठाकर दिल्ली में वो अक्सर इस तरह की वारदात करने लगा था। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा लिखे मिले एक स्टिकर की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। गुर्गे तुरंत ही गाड़ी से उतरकर कार रुकवाने वाले पुलिसकर्मियों को राजेश भारती का चेयरमैन के रूप में परिचय देते थे। यहां तक कहा जाता है कि चेकिंग के दौरान गाड़ी रुकवाने पर वो पुलिसकर्मियों को हड़काया भी करता था। दिल्ली में तो एक बार उसने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए गाली गलौज भी की थी। उस वक्त पुलिस ने राजेश और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई। इसका एक मोडस ऑपरेंडी था जो उस समय के बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स थे, क्योंकि प्रॉपर्टीज में और
क्रिकेट के अंदर सब नंबर 2 का पैसा इन्वेस्ट होता है और उनसे एक्सटॉर्शन करना बहुत इजी काम होता है। इसलिए उनके फार्म हाउस पर रहना, उनके साथ उठना बैठना, वो शराब के साथ भी कई बार उसकी पिक्चर्स दिखाएंगे, शराब पीते हुए अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है, पार्टी कर रहा है, हिल स्टेशंस पर जा रहा है। तो उसका एक पैशन था और इसी पैशन की वजह से बहुत सारी वीडियोस और तमाम पुलिस के लिए रास्ता भी बना। और पुलिस से उसकी इसलिए ठनी क्योंकि जब वो पुलिस कस्टडी में था तो पुलिस को चकमा देकर वो दिल्ली पुलिस को एक बार भाग गया था। तो दिल्ली पुलिस ने डिसाइड कर लिया था कि अब इसको रहने नहीं देना है, किसी भी कॉस्ट पर पकड़ना है। तो इसी प्रक्रिया के अंदर पूरा स्पेशल सेल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसी क्रम के अंदर ये इसका एनकाउंटर हुआ। राजनीति की आड़ लेकर राजेश भारती अपराध करता और मौके से फरार हो जाता था। ऐसे में पुलिस के लिए गैंगस्टर राजेश भारती मुसीबत बन गया था। पुलिस ने अब ठान लिया था कि गैंगस्टर राजेश भारती की दहशत खत्म करनी है। लोगों के दिलों में भरी उसकी दहशत किसी भी हाल में निकालना है। ऐसे में पुलिस ने गैंगस्टर भारती और उसके गुर्गों की घेराबंदी शुरू कर दी। कुछ मौके पर पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाता था। इस तरह गैंगस्टर राजेश भारती का आतंक बढ़ता चला गया। राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में गैंगस्टर राजेश भारती के जुर्म की लिस्ट काफी लंबी हो गई थी। देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग थानों में गैंगस्टर राजेश के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। वक्त के साथ जुर्म की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने गैंगस्टर राजेश भारती और उसकी गैंग क्रांति के खिलाफ मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी थी। 6 महीनों तक गैंगस्टर राजेश और उसके गुर्गों के लिए गली गली की धूल फांकती रही और फिर वो दिन आया जिसका दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राजेश भारती का ये गिरोह हरियाणा में क्रांति गैंग के नाम से मशहूर था। उसके गैंग पर हरियाणा में हत्या, फिरौती और लूट के दर्जनों केस दर्ज थे। उसके बढ़ते जुर्म के ग्राफ और पुलिस से बचने की शातिर चालों को देखकर हरियाणा और दिल्ली में 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि उसकी गैंग के कई गुर्गे थे जिन पर पुलिस ने 50,000 से लेकर 1 लाख का इनाम रखा था। पुलिस जांच में सामने आया कि राजेश भारती अपने गुर्गों के साथ दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर के फार्म हाउस पर शरण लेता था। ऐसे में पुलिस ने गिरोह को शरण देने वाले लोगों का ब्यौरा भी तैयार कराना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा था कि क्रांति गैंग के गुर्गों को शरण देने वालों पर भी कार्रवाई जरूर की जाएगी। राजेश भारती एक ऐसा नाम जिसने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक के कारोबारियों की नींदें उड़ा दी थी। क्रांति गैंग के जरिए उसने डर का पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। हत्या, फिरौती और AK-47 की धमकियों के सहारे उसने खौफ का पूरा नेटवर्क बना लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक चलता खौफ का ये खेल। धीरे धीरे गैंगस्टर राजेश भारती दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का एक खूंखार मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर राजेश भारती पर 28 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी, जबरन वसूली और कार चोरी जैसे अपराध शामिल थे। क्रांति गैंग के निशाने पर दिल्ली, हरियाणा के कारोबारी रहते थे। वो इन कारोबारियों को डरा धमकाकर और मौत का खौफ दिखाकर जबरन वसूली करता था। पुलिस की माने तो वो व्यापारियों से जबरन वसूली के लिए AK-47 से हत्या करने की धमकी देता था। एक बार कारोबारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का एक ऑडियो भी वायरल हुआ और उसके बाद कारोबारियों के बीच में दहशत और बढ़ गई।
वो AK-47 का नाम लेकर लोगों को डराता था। हालांकि उसके पास से AK-47 बरामद नहीं हुई। हाँ, मिलते जुलते हथियारों के साथ जो उसके बॉडीगार्ड्स थे वो दिखाते थे कि AK-47 है, वो केवल एक नकली थी, दिखावा था। हाँ, रिवॉल्वर पिस्टल जरूर उसके पास से बरामद हुई, कारतूस भी बरामद हुए। तो ये उसका एक डरावा देने का, एक प्रेशर देने का एक मॉडस ऑपरेंडी कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर राजेश भारती इंटरनेशनल कनेक्शन होने का दावा करता था। वो कहता था कि उसका कनेक्शन डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम से है। कई बार तो राजेश भारती छोटा शकील का नाम लेकर भी लोगों को धमकियां देता था। हालांकि ये सब उसकी दहशत से बढ़ने से पहले होता था। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में उसका दबदबा बढ़ता गया, वो अपनी गैंग के नाम पर फिरौती मांगने लगा। पुलिस की जांच में भी इस बात की कोई सबूत नहीं मिले कि उसका कनेक्शन डी कंपनी से था। शायद लोगों के दिलों में दहशत भरने के लिए डी कंपनी का सहारा लेता था। राजेश कंडेला हरियाणा का रहने वाला था। उस समय जो नवयुवक थे, बेरोजगारी की राह में थे या धीरे धीरे क्राइम की स्टेज में पहुंच रहे थे, बिल्कुल एक बडिंग क्रिमिनल आप कह सकते हैं, तो वो उनका एक पसंदीदा था कि ये नए युवक हैं, उनके साथ फोटो करना, घूमना, हिल स्टेशंस पर जाना, तो उसका एक पैशन बन चुका था। इसी क्रम के अंदर जो तमाम नवयुवक थे उस समय के, उसके साथ जो अपराध की दुनिया में जुड़ते चले गए। क्रांति के गैंग का खौफ लोगों के बीच में बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने अपने खबरियों को एक्टिव किया और इसके साथ ही हर उस सुराग को बारीकी से तलाशना शुरू कर दिया जो पुलिस को गैंगस्टर राजेश भारती तक पहुंचा सकता था। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर राजेश 6 महीने तक पुलिस को छकाता रहा और इन 6 महीनों में पुलिस ने राजेश भारती को पकड़ने के लिए हर उस इनपुट को सीरियस लिया जिसकी जानकारी खबरियों से पुलिस को मिलती थी। इसी तरह दिल्ली पुलिस के साथ कई और राज्यों की पुलिस भी गैंगस्टर राजेश भारती को पकड़ने के लिए गलियों की धूल फांकती रही, लेकिन हर बार पुलिस के हाथ खाली रह जाते। देखिए, जो स्पेशल सेल के जो समय डीसीपी थे संजीव यादव और जो उनके एडिशनल सीपी थे, दोनों ही बहुत तेज तर्रार और ट्रैकिंग के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं कि किसी भी तरह से डिजिटल नॉलेज उनकी इतनी है कि उन्होंने तमाम जो चीज़ें थी उसके पीछे लगा, जितने उसके कॉन्टैक्ट्स थे सबको उन्होंने ऑनलाइन ले लिया, तमाम की बातें सुनी जा रही थी, उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। इसी क्रम के अंदर जब उसके बारे में पता लगा कि छतरपुर के एरिया में वो आने वाला है, जाल बिछाया गया, उसको बताया गया कि तुम घिर चुके हो, अपने आप को सरेंडर कर दो, परंतु उसने सरेंडर ना कर पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिस को सेल्फ डिफेंस में ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी पड़ी। इसी क्रम के अंदर 150 गोलियां चलाई गई। दिल्ली पुलिस की ये कोशिश एक दिन रंग लाई। पुलिस को पता चला कि गैंगस्टर राजेश भारती अपने 2 गुर्गों के साथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में छिपा है। अब ऐसे में पुलिस ने बगैर देर किए उस इलाके की घेराबंदी की। इसी दौरान गैंगस्टर राजेश भारती को भी भनक लग गई, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। राजेश के भागने से पहले ही पुलिस ने उस इलाके को चारों ओर से घेर लिया। शनिवार का दिन गैंगस्टर राजेश भारती के लिए मौत का पैगाम लेकर आया। हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार होने वाला गैंगस्टर राजेश इस बार पुलिस के घेरे में फंस चुका था। पुलिस से घिरा देखकर कुख्यात गैंगस्टर राजेश भारती और उसके गुर्गों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों ओर से करीब 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चली, जिसमें गैंगस्टर राजेश भारती समेत 8 गैंगस्टर्स मारे गए, जबकि एक गैंगस्टर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में 6 पुलिसकर्मी भी गैंगस्टर्स की गोली लगने से घायल हो गए। करीब 6 महीनों तक पुलिस को चकमा देने के बाद क्रांति गैंग का सरगना राजेश भारती आखिरकार दिल्ली के छतरपुर इलाके में घिर ही गया। घेराबंदी हुई और फिर शुरू हुई गोलियों की बौछार। बताया जाता है कि करीब 100 राउंड से ज्यादा
गोलियां चलाई गई और इस गोलीबारी में क्रांति गैंग का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इस ऑपरेशन ने यह भी दिखा दिया कि इस बार पुलिस से कोई चूक नहीं हुई। गैंगस्टर राजेश भारती और उसके गुर्गों के साथ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने जब तलाशी ली तो बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ऐसे में पुलिस का मानना था कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली में दाखिल हुए थे। पुलिस के अनुसार मारे गए बदमाशों की पहचान राजेश भारती, संजीव उर्फ संदीप विद्रोही, उमेश उर्फ डॉन और वीरेश राणा उर्फ भीकू के तौर पर हुई, जबकि कपिल नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था। सभी बदमाश दिल्ली और हरियाणा के फिरौती और मर्डर के कई केसों में वांछित थे। वो एक रॉबिन हुड की उसकी एक भूमिका थी। गांव में जब भी कोई शादी ब्याह किसी लड़की की कोई फंक्शन होता था तो वहां से पैसे भिजवाता था। तो गांव वालों के लिए एक सिंपैथी उसके माइंड में थी कि ठीक है वो अपराध की दुनिया में जरूर है, परंतु अपने गांव वालों का, अपने जानकारों का, जिन शहर में जिनसे उनके कनेक्शन थे उनका वो बहुत ध्यान रखता था। इसलिए उसको लोग, एक बहुत बड़ा वर्ग उसको अच्छा भी मानता था। अब ऐसे में पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। गैंगस्टर राजेश भारती उर्फ राजेश कंडेला की मौत के साथ उसकी दहशत तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी गैंग अभी भी एक्टिव है। हालांकि राजेश की मौत के बाद गैंग को उतना दबदबा अब नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। राजेश भारती की मौत के साथ ही एक खौफनाक अध्याय जरूर खत्म हुआ, लेकिन उसकी गैंग के साए अब भी मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जैसा डर नहीं रहा। वक्त के साथ साथ खौफ का भी अंत हो जाता है और पीछे रह जाती है सिर्फ एक कहानी, खौफ, जुर्म और उसके अंत की। जिस तरह से वक्त के साथ राजेश ने दहशत की सीढ़ियां चढ़ी, ठीक उसी तरह से मौत के बाद उसकी दहशत ने भी धीरे धीरे दम तोड़ दिया। अब सिर्फ गैंगस्टर राजेश की दहशत की कहानियां बची हैं, साथ ही वो सबूत जो कभी कभी उसकी दहशत की यादों को ताजा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल के लिए हिस्ट्री शीटर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।